वेलकम टू सिविल्स ओनली। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि विश्व की जलवायु और जलवायु परिवर्तन को समझना कितना जरूरी है। तो आज हम इन्हीं मुश्किल लगने वाले टॉपिक्स को लेंगे और स्लाइड्स की मदद से एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर जलवायु को वर्गीकृत करने की जरूरत ही क्यों है। फिर हम कोपेन के मशहूर सिस्टम पर बात करेंगे। इसके बाद दुनिया के मुख्य जलवायु प्रकारों पर एक नजर डालेंगे और फिर हम इतिहास में जाकर देखेंगे कि जलवायु कैसे बदलती रही है और अंत में ग्लोबल वार्मिंग के कारणों और ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे आज के सबसे अहम मुद्दों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है, सोचिए जरा, हमारी पृथ्वी पर कितनी वैरायटी है। एक तरफ तपते रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ घने बारिश वाले जंगल। अब सवाल यह है कि वैज्ञानिक इतनी सारी अलग अलग जलवायु को कैसे समझते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। आखिर इस क्लासिफिकेशन की, इस वर्गीकरण की जरूरत ही क्या है? अच्छा, तो देखिए, क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के मोटे तौर पर 3 तरीके हैं। पहला है आनुभविक या एम्पेरिकल, मतलब जो डेटा हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर और बारिश, उसी के आधार पर। दूसरा है जेनेटिक या जेनेटिक, ये देखता है कि किसी जलवायु के बनने के पीछे कारण क्या हैं। और तीसरा है अनुप्रयुक्त या अप्लाइड, जो किसी खास मकसद के लिए किया जाता है। आज हम जिस पर फोकस करने वाले हैं वो है पहला वाला, यानी आनुभविक। और जब भी हम इस एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ना, तो एक नाम है जो सबसे पहले जहन में आता है, व्लादिमीर कोपेन। इन्होंने एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम बनाया जो दिखने में तो सिंपल है, लेकिन इतना असरदार है कि आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब कोपेन का सिस्टम इतना खास क्यों है? इसकी वजह है उनका मूल सिद्धांत। उनका मानना था, और ये बहुत दिलचस्प बात है, कि किसी भी जगह के क्लाइमेट का सबसे अच्छा इंडिकेटर, सबसे अच्छा सबूत वहां की नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि वहां के पेड़ पौधे हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तापमान और बारिश के डेटा को सीधे सीधे पेड़ पौधों के फैलाव से जोड़ दिया। तो कोपेन ने पूरी दुनिया की जलवायु को 5 बड़े ग्रुप्स में बांटा और इन्हें नाम दिया कैपिटल लेटर्स से, ए, बी, सी, डी और ई। अब यहां एक मजेदार बात है, इनमें से 4 ग्रुप ए, सी, डी और ई ये टेम्परेचर पर बेस्ड हैं। सिर्फ एक ग्रुप बी, वो बारिश यानी प्रेसिपिटेशन पर आधारित है। सोचिए, सिर्फ एक अक्षर से आपको किसी जगह के क्लाइमेट का एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है। कितना आसान है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिस्टम को और सटीक बनाने के लिए कोपेन ने इन बड़े अक्षरों के साथ कुछ छोटे अक्षर भी जोड़े। ये छोटे अक्षर हमें बारिश के पैटर्न के बारे में और ज्यादा जानकारी देते हैं। जैसे कि अगर F लगा है तो इसका मतलब है कि वहां कोई सूखा मौसम नहीं होता, साल भर नमी रहती है। वहीं W का मतलब है कि सर्दियां सूखी होती हैं। इसी तरह शुष्क जलवायु वाले B ग्रुप में S का मतलब है स्टेपी यानी सेमी एरिड, और W का मतलब है डेजर्ट यानी पूरा मरुस्थल। तो चलिए अब एक उदाहरण से समझते हैं कि ये बड़े और छोटे अक्षर मिलकर कैसे अलग अलग क्लाइमेट की पूरी तस्वीर पेश करते हैं। इस सिस्टम की खूबी को समझने के लिए चलिए ए ग्रुप के ही 2 टाइप को देखते हैं, AF और AW। AF का मतलब है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जहां F बता रहा है कि कोई सूखा मौसम नहीं है, साल भर बारिश। अमेज़न के घने जंगल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं AW की। यहां भी A है यानी उष्णकटिबंधीय तो है, लेकिन W बताता है कि यहां सर्दियां सूखी होती हैं, जैसे भारत का बड़ा हिस्सा, जहां मॉनसून में बारिश होती है और सर्दियां सूखी निकल जाती हैं। देखा आपने, सिर्फ एक छोटे से अक्षर F और W के फर्क ने पूरा माहौल ही बदल दिया। एक तरफ सदाबहार जंगल तो दूसरी तरफ पर्णपाती वन और घास के मैदान। तो अभी तक हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन की, जो हमें किसी जगह के क्लाइमेट की एक तरह से स्नैपशॉट या एक स्थिर तस्वीर देता है। लेकिन असलियत यह है कि क्लाइमेट कभी भी स्थिर या स्टैटिक रहा ही नहीं है, ये हमेशा से बदलता आया है। तो अब अपने डिस्कशन का गियर बदलते हैं और समझते हैं इस बदलाव के इतिहास को। देखिए, एक बात हमें बिल्कुल साफ समझनी होगी, क्लाइमेट चेंज कोई आज की बात नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमेशा से चलता आ रहा है। हमारे पास इसके सबूत भी हैं। जमीन के नीचे दबे जियोलॉजिकल रिकॉर्ड से लेकर पेड़ों के तनों में बनने वाले छल्लों तक, सब यही बताते हैं कि पृथ्वी ने अपने पूरे जीवन काल में गर्मी और सर्दी के कई दौर देखे हैं।
अगर हम इतिहास में झांकें तो ये बदलाव बहुत बड़े स्केल पर हुए हैं। सोचिए, करोड़ों साल पहले पृथ्वी आज से कई ज्यादा गर्म थी। फिर लगभग 18,000 साल पहले पिछला बड़ा हिमयुग यानी आइस एज आया था। और अगर ज्यादा पीछे ना भी जाएं तो 1550 से 1850 के बीच यूरोप में एक मिनी आइस एज जैसा दौर भी आया। और ये सब तब हुआ जब इंसानी दखलंदाजी आज के मुकाबले लगभग ना के बराबर थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्लाइमेट बदलता क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? चलिए इन कारणों को समझने की कोशिश करते हैं, जिन्हें हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। पहले बात करते हैं खगोलीय यानी एस्ट्रोनॉमिकल कारणों की। इसमें शामिल हैं सनस्पॉट्स यानी सूरज की एक्टिविटी में होने वाले बदलाव। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसे मिलेनकोविच साइकिल्स कहते हैं। ये कुछ नहीं, बस हजारों सालों में पृथ्वी के ऑर्बिट और उसके झुकाव में आने वाले बहुत धीमे बदलाव हैं। फिर आते हैं पार्थिव कारण यानी जो पृथ्वी पर ही होते हैं, जैसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोट जो राख और गैसें वायुमंडल में फैला देते हैं। और सबसे ज़रूरी, जिस पर आज सारी दुनिया की नज़र है, वो है ग्रीन हाउस गैसें जो ज़्यादातर इंसानी गतिविधियों से निकल रही हैं। और यहीं से हम आज के सबसे बड़े मुद्दे पर आते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर हमें आज की ग्लोबल वार्मिंग को समझना है तो इस ग्रीन हाउस प्रभाव को समझना बेहद जरूरी है। अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। सोचिए कि एक कार धूप में खड़ी है और उसके सारे शीशे बंद हैं। क्या होता है? सूरज की रोशनी शीशे से अंदर तो आ जाती है, लेकिन जो गर्मी अंदर बनती है वो बाहर नहीं निकल पाती। नतीजा, कार अंदर से भट्टी जैसी गर्म हो जाती है। हमारा वायुमंडल भी कुछ ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ठीक यही काम करता है। तो वो कौन सी गैसें हैं जो ये कांच की चादर बनाने का काम करती है? इनमें मेन है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFCs, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। और इन सब में जो सबसे बड़ा विलन है वो है CO2, जो कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने से सबसे ज्यादा निकलती है। अब इन गैसों का असर कितना भयानक हो सकता है, इसका अंदाजा आप सिर्फ एक फैक्ट से लगा सकते हैं। साल 1998, 20वीं सदी के अंत में आया ये साल सिर्फ उस सदी का ही नहीं बल्कि पिछले पूरे 1000 साल का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया था। ये एक तरह से अलार्म बेल थी। जाहिर है, इस खतरे को देखते हुए दुनिया भर में हलचल हुई और इसी के जवाब में सामने आया क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 में इसकी घोषणा हुई और ये ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए दुनिया का पहला बड़ा संगठित प्रयास था। इसमें खास तौर पर जो औद्योगिक देश थे उनके लिए उत्सर्जन कम करने के टारगेट सेट किए गए। ये जो चार्ट है ये हमें 20वीं सदी में तापमान बढ़ने की कहानी बताता है। पूरी सदी में तापमान करीब 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन गौर करने वाली बात इसकी रफ्तार है। ये ज़्यादातर बढ़ोतरी सदी के आखिरी कुछ दशकों में बहुत तेज़ी से हुई है और ये वही समय है जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन अपने पीक पर था। तो इन सारी बातों के बाद हम आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हैं। ये तो साफ है कि हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है। हम देख रहे हैं ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, मौसम का मिजाज बदल रहा है। तो सवाल ये है कि हमारे भविष्य के लिए इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा और इस पर गंभीरता से सोचना होगा। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई सुझाव हो या टॉपिक सजेस्ट करना हो तो कमेंट ज़रूर करें। साथ ही वनडे एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स सीरीज और हमारा मेंस रिलेटेड पॉडकास्ट ज़रूर देखें। धन्यवाद।